नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं यूपीएससी फीड। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। अगर मेडिकल नेग्लिजियंस का केस के दौरान डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो क्या केस भी एंड हो जाएगा? यही जानने के लिए इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल प्रिंट हुआ था 7 मई को। आज हम उस एडिटोरियल की एनालिसिस करेंगे और आज हम ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हिस्टोरिक जजमेंट दिया है इस केस के अंदर जो है। बिफोर मूविंग अहेड, आप यूपीएससी फीड के चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे लीगल केसेस आपके पास लेके आ सकूं। ये यूपीएससी के जीएस 2 के नज़रिए से और जनरल पब्लिक अवेयरनेस के नज़रिए से ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। क्या कुछ हुआ था केस में, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि एक पेशेंट आया हॉस्पिटल्स में, उसका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर कर रहा था, ठीक। अब उसके बाद जो है डॉक्टर के ऊपर एलिगेशन लगा कि भाई डॉक्टर ने जो है पेशेंट की जितनी केयरफुल ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी उतनी केयरफुल ट्रीटमेंट उसने नहीं करी, उसने लापरवाही करी ट्रीटमेंट के दौरान जो है। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है। अब जब पेशेंट की जो डेथ हो जाती है तो जो पेशेंट की जो फैमिली होती है वो फैमिली क्या करती है, उस डॉक्टर से जो है कंपनसेशन और लीगल एक्शन उनके ऊपर मांग करती है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस उठता है। कॉम्प्लिकेशन देखो, ट्विस्ट यहाँ पे आता है केस में कि जब ये लीगल एक्शन लिया जाता है, जब एफआईआर फाइल होती है और मामला कोर्ट में पहुँचता है, जब कोर्ट में जो है हियरिंग की डेट आती है, जब कोर्ट उस मामले को लिस्ट करता है, हियरिंग की डेट दे देता है, उसी दौरान डॉक्टर की क्या होती है, मौत हो जाती है। तो यहाँ पे एक लीगल क्वेश्चन अराइज हो जाता है पब्लिक के सामने और ये हमारे सिस्टम के सामने कि क्या ये मेडिकल जो लापरवाही का जो ये नतीजा होगा डॉक्टर के डेथ के बाद भी उसके ऊपर जो है ये मेडिकल में जो उन्होंने लापरवाही किया है, क्या वो केस चलेगा? क्योंकि डॉक्टर की तो अब तो डेथ हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मैं ये एडिटोरियल के थ्रू मैं एनालिसिस से आपसे बात करना, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या कहना था, सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरवीन किया। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि नहीं, डॉक्टर के लापरवाही के बाद वो केस नहीं ख़त्म होगा। इवन एट अगर डॉक्टर मर जाता है तो जो है नेग्लिजियंस का जो डिटर्मिनेशन होगा वो अभी किया जाएगा। कंपनसेशन के क्लेम के लिए जो है बात करी जाएगी, लीगल प्रोसीडिंग फिर भी चालू रहेगा। तो अगर यहाँ पे नेग्लिजियंस, अगर उसकी लापरवाही सिद्ध हो जाती है कि ये पता पूरे एविडेंस अगर मान लो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एविडेंस अगर मान लो सबमिट करता है और उसके बाद उससे ये पता चल जाता है कि भाई उसने नेग्लिजियंस किया है, नेग्लिजियंस प्रूफ हो जाता है, लापरवाही सिद्ध हो जाती है, तो जो कंपनसेशन होगा वो कंपनसेशन जो है डॉक्टर के जो है प्रॉपर्टी, उसके एसेट, जितनी भी उसकी इनकम्स रहेंगी उनसे जो है रिकवर करी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधा और साफ शब्दों में बोला। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इसके पीछे लॉजिक क्या था, क्या रीजनिंग था? उस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। जो इंसान का जो पर्सनल एक्शन है वो जो है पर्सन के साथ ही मर जाता है। लेकिन इस केस में जो है पर्सनल एक्शन पहले हम देख लेते कौन कौन से। जैसे मान लो डिफेमेशन है ना, आप किसी पे मानहानि का दावा पेश कर रहे हो, अगर वो पर्सन मर गया तो उसके साथ ही ये जो है दावा भी ख़त्म हो जाएगा। पर्सनल असॉल्ट, मेंटल सफरिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है किसके अंडर में आएंगी? पर्सनल एक्शन के अंडर में आएंगे, ठीक। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, लेकिन कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया, ये क्लैरिटी दी कि जो मेडिकल लापरवाही का जो नतीजा होगा उसके वजह से अगर किसी भी विक्टिम्स की जान चली गई होगी, ये एक पर्सनल इशू नहीं है। यही इस केस में ट्विस्ट है और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या करता है कि सिविल लाइबिलिटीज क्रिएट करता है ना, नागरिक के ऊपर एक जिम्मेदारी की थोपने, फाइनेंशियल डैमेज को प्रूव करता है और राइट टू क्लेम कंपनसेशन। उस पर्टिकुलर विक्टिम के लिए जो है कंपनसेशन का क्लेम के लिए जो है बात करी जानी चाहिए। तो इसका मतलब जो है विक्टिम की फैमिली जो है कंपनसेशन के क्लेम के लिए जो है ये लीगल एक्शन को परस्यू कर सकती है, लीगल एक्शन चला सकती है उस पर्टिकुलर डॉक्टर की फैमिली पे। अब इसके बाद कोर्ट ने और क्या क्या कंसीडर किया जो यूपीएससी के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, जो कौन से इसमें लॉज, कौन से इसमें एक्ट इसमें लाए गए। देखो, पहला इसमें जो लॉज और एक्ट यूज किया गया वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे जैसे मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो या वहाँ पे जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, तो प्रोडक्ट किसको सेल करेगा? कंज्यूमर को सेल करेगा,
है ना। तो सेम इसी यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो भी हॉस्पिटल के लिए जो भी पेशेंट्स होगा वो पेशेंट क्या होगा, कंज्यूमर्स की तरह काम करेगा, है ना, वो उनके लिए कंज्यूमर होंगे लॉ के अंदर। तो इस वजह से डॉक्टर ने या हॉस्पिटल्स ने किसी को सर्विस दिया है तो वो अपने किसको सर्विस दे रहा है, कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है। अगर वो नेग्लिजिएंट हो गया, है ना, अगर उसने लापरवाही कर दी या डॉक्टर या हॉस्पिटल ने, तो पेशेंट क्या करता है, कंपनसेशन के लिए कंप्लेन फाइल कर सकता है ना। कंप्लेन फाइल करेगा किसके लिए, कंपनसेशन के लिए। कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि राइट, जो पेशेंट का जो राइट है वो डॉक्टर्स के मरने के बाद ऑटोमेटिकली एंड नहीं हो जाता, उसके बाद भी कंटिन्यू करता है। उसके बाद दूसरा जो है लॉ, उस सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रोसीजर कोड कर दिया। सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 22 में इसमें ये माना गया कि अगर कोई भी पार्टी प्रोसीडिंग के दौरान, जब भी उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा रहा है या मुकदमा चलाया जा रहा है, उसके दौरान अगर वो मर जाता है तो उसका जो एसेट होगा, जो उसकी जो क्या इनकम्स होंगी, वो सारा का सारा क्लेम जो है डॉक्टर से तो करी ही जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड में कौन लेके आ जाएगा, जो उसका जो है लीगल वारिस होगा उसको रिकॉर्ड में लेके आया जाएगा और उस पर प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर के मर जाने के बाद भी केस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एंड नहीं होगा। मतलब उसका जो सन रहेगा, जो उसका लीगल वारिस रहेगा, वो जो है उनके बिहाफ पे उस पर जो है केस किया जाएगा जो है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव का रूल क्या होता है कि भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब अगर लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटीज है कंपनसेशन के लिए, अगर वो प्रूफ हो जाती है तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो केस लड़ रहा होगा डॉक्टर का, वो रिस्पॉन्सिबल्स होगा, है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनसेशन देने के लिए कि भाई जो भी डॉक्टर का इंश्योरेंस है, जो भी डॉक्टर के एसेट है, जो भी डॉक्टर की प्रॉपर्टीज है, इनके थ्रू जो है विक्टिम को जो है क्या मिलेगा, कंपनसेशन दिया जाएगा डॉक्टर्स की इन तीनों चीज़ों के द्वारा, है ना। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मेन ऑब्जर्वेशन ये था कि जो मेडिकल नेग्लिजियंस का जो इम्पैक्ट होगा वो डायरेक्टली जो है डॉक्टर तक नहीं सीमित होगा, ये डॉक्टर के पेशेंट, ये जो है ये पेशेंट की फैमिली को भी अफेक्ट करेगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा और उसके जो है इमोशनल वेलबींग को भी देखेगा और पब्लिक का ट्रस्ट क्या करेगा, हेल्थ केयर सिस्टम में मेंटेन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ब्रॉडर ऑब्जर्वेशन था, इसलिए जो है प्रोसेस ऑफ जस्टिस जो है क्या होता है चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और उठता है, क्या डॉक्टर्स के जो इमीडिएट जो उसका सन रहेगा या उसकी डॉटर या सन रहेगा, क्या उनको जो है जेल भेजा जा सकता है? कोर्ट ने यहाँ पे आंसर किया कि नहीं। कोर्ट का ये कहना है, कोर्ट ने यहाँ पे एक बड़ा ही ब्यूटीफुल्ली डिस्टिंक्शन दिया, अंतर बताया उसने बोला कि जो भी सिविल लाइबिलिटीज है ना, उनके केस में जैसे मान लो यहाँ पे मैटर किससे था, कंपनसेशन से रिलेटेड, तो बोला कि वो तो डॉक्टर्स के डेथ के बाद भी कंटिन्यू होगा, लेकिन जो क्रिमिनल नेचर होगा, अगर मान लो वो डॉक्टर्स मर गया तो वो उसके पर्सनल एक्शन था, उसके साथ ही वो चीज़ें भी जो है ख़त्म हो गई, लेकिन सिविल लाइबिलिटीज़ की जो चीज़ें होंगी वो डॉक्टर के डेथ के बाद भी चलेगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है दोनों चीज़ों में क्लोरीफाई करने की कोशिश करी। बेसिकली कोर्ट क्या करना चाह रहा है, एक बैलेंस बैठाना चाह रहा है। अब यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, लीगल एक्सपर्ट का एक साइड का मानना है कि भाई विक्टिम की फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए, वो जस्टिस डिजर्व भी करती है। अगर केस जो है ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है डॉक्टर्स के डेथ के बाद भी, तो पेशेंट ऐसे तो कभी भी उसको कंपनसेशन मिल भी नहीं पाएगा और हेल्थ केयर में अकाउंटेबिलिटी भी जो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरी साइड क्या आर्गू करती है, दूसरी साइड ये आर्गू करती है कि ये हो सकता है कि अगर डॉक्टर मान लो डेथ कर जाए, उसके बाद भी जो उसका सन होगा या उसकी वारिस होगी, उनको जो है जो लिटिगेशंस होगा, जो भी ये मुकदमा का देख रेख होगा, हो सकता है लॉन्ग टाइम तक उनको मुकदमा लड़ना पड़ जाए, है ना। उसके बाद जो है क्या नाम से कि इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जो है में प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी टेस्ट या प्रोसीडिंग सिंपली टू अवॉइड इट। अब मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स होंगे, अब उनको केयरफुली जो है ट्रीटमेंट देना चाहिए, केयरफुली जो उनको इलाज करना चाहिए, ताकि जो है ऐसे लीगल रिस्क से उनको बचना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद जो है इस जजमेंट का प्रैक्टिकल क्या है भाई, पेशेंट और उनकी फैमिली के लिए जो विक्टिम्स हैं उनके पास जो है कंपनसेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। केसेस तुरंत ही बंद नहीं हो जाएगी कि मान लो कोई भी डॉक्टर ने लापरवाही किया तो उसके खिलाफ जो है तुरंत केसेस नहीं, प्रॉपर पहले वो जो ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, पूरी की पूरी चीज़ जो है एविडेंस के तहत देखी जाएगी और सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी को रीस्टोर करने की कोशिश करी जाएगी। यहाँ पे डॉक्टर या हॉस्पिटल्स के लिए क्या है, देखो डॉक्टर या हॉस्पिटल्स के लिए ये होगा कि अब मेडिकल रिकॉर्ड
और जो डॉक्यूमेंटेशन, इन दोनों का वर्क जो है बढ़ जाएगा, है ना। आप मान लो कि डॉक्टर कोई भी मान लो कोई किसी का ऑपरेशन कर रहा है या ओटी में जा रहा है, तो वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि विक्टिम, या मे भी ये हो सकता है कि पेशेंट की फैमिली कोई एलिगेट झूठा भी आरोप लगा सकती है भविष्य के अंदर। तो इस वजह से अब डॉक्टर्स के पास जो है रिकॉर्ड वाले काम जो है थोड़े बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो है मेडिकल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, मान लो जो भी डॉक्टर या हॉस्पिटल्स होगा, अगर मान लो उसने बाई चांस या उसके द्वारा अगर नेग्लिजेंस हो जाता है या लापरवाही हो जाती है, तो उनको इससे अवॉइड करने के लिए पहले से ही क्या करना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस लेके रखना पड़ेगा, ताकि विक्टिम के फैमिली को कंपनसेट प्रॉपर्ली किया जा सके। अब यहाँ से जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के लिए जो लीगल का कंप्लायंस का जो स्टैंडर्ड्स होगा वो और भी मजबूत होगा, है ना। सिंपल लाइफ में अगर हम इसको इस पूरे बात को अगर समअप करें, मान लो एक सर्जन है, उसने जो है क्या नाम से कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही कर दी, पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है फैमिली ने 50 लाख का जो है कंपनसेशन फाइल किया, लेकिन मामला जो है क्या नाम से मुकदमा जाता है, मामला चलता रहता है मुकदमे का, लेकिन उसके दूसरी दौरान डॉक्टर की डेथ भी हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो है क्या एक कॉमन आर्गूमेंट यूज किया जाता है कि डॉक्टर तो मर जा चुका है, लेकिन केस जो है एंड नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया कि नहीं, केस अभी भी चलेगा, क्योंकि नेग्लिजेंस आपने कर चुके हैं, यहाँ पे लापरवाही हो चुकी है। तो कोर्ट जो है वो सारी की सारी चीज़ों को देखेगा कि भाई कहाँ लापरवाही हुई है, कहाँ से एविडेंस, कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसके खिलाफ जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद जो है कोर्ट एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेगा कि ताकि विक्टिम की फैमिली को के जस्टिस को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सके, उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और प्रॉपर कंपनसेशन जो है उनको दिया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है कि विक्टिम की फैमिली को जस्टिस भी मिल जाए और डॉक्टर को भी जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। अब इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि नेग्लिजेंस के क्लेम को ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है एक्यूज्ड पर्सन मर गया है या उसकी डेथ हो गई है। इस वजह से जो है जो जस्टिस हो जाए वो ऑटोमेटिकली एंड नहीं हो जा सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है किसी इंडिविजुअल का डेथ हो जाए, है ना। तो इसका मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूटीफुल्ली जो है दोनों के अंदर जो है डिस्टिंक्शन को बैलेंस करना जो है इस पूरे सिस्टम के अंदर जो है बताया है। और यहाँ से जो है अब जो है अकाउंटेबिलिटी जो है हेल्थ केयर सिस्टम में जो है बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जो है ऐसे मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस जो है हमारे सिस्टम के अंदर पनप रहे थे। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था 7 मई को जो पब्लिश हुआ था, उसी कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था। आप यूपीएससी के GS2 के नज़रिए से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है और ऑर्डर 22 ऑफ द जो है CRPC एक्ट, इन दोनों चीज़ों को इस केस के अंदर जो है पढ़ना है, और GS4 के नज़रिए से अकाउंटेबिलिटीज को में जो है ये सारी केस स्टडी के तहत आप जो है इस चीज़ों को लिख सकते हैं या कोट कर सकते हैं। टिल देन हम फिर अगले कड़ी में यूपीएससी फीड के टॉपिक्स वाले सेक्शन के अगले श्रृंखला में हम किसी एक नए सीरीज को लेके उपस्थित हो गए, नए केस को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।